नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी और आपकी अपनी फैमिली नेशनल प्रथम अकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपको कंप्लीट जानकारी जो है देने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2025 और वो भी सबसे ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब है जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मतलब एक भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई टोटल में पोस्ट कितनी है, सब कुछ देखेंगे। बस थोड़ा सा आपको जो है पैसेंस रखना पड़ेगा। जो चीज नोटिफिकेशन ने पहले दी है तो उसको हम पहले ही कवर करेंगे। कह रहा है कि उप निरीक्षक मतलब जो एसआई होता है, नागरिक पुलिस, 3 प्रकार के इसमें जो है पोस्टें दी गई है। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। कह रहा श्रेणी बार इनकी संख्या है, जैसे जो जनरल कैटेगरी है उसमें 1705 है, एसआई की बता रहा हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस की 422 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1143, अनुसूचित जाति की 890, अनुसूचित जनजाति की 82। टोटल में कितने 4282। ये क्या है, ये इन्हें कह सकते हैं यूपीएसआई। यूपीएसआई की है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस में जो एसआई होता है उसकी है। अब आगे देखना, इतना कोई बारीकी से आपको नहीं समझाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। प्लाटून कमांडर पीएससी, ये पीएससी में जो प्लाटून कमांडर होता है या कह रहा है या उपनिरीक्षक जो सशस्त्र पुलिस अलग होती है, खाली पुलिस अलग होती है, ठीक है ना। कह रहा उसमें जो है उसमें केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये जो पोस्टें होंगी फ्रेंड्स वो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही होगी, इनको ध्यान में रखना है। अनारक्षित के लिए 56, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए 28 एंड एसटी के लिए 2 पोस्टें हैं। कुल मिला के 135 है। नोटिफिकेशन से ही बताएंगे, आपको बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। कह रहा फिर प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए ये चीज तो सेम है जो वहां पे लिखी थी यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें क्या है केवल पुरुष श्रेणियों के लिए नहीं। यहाँ पे वहां पे साथ कुछ और लिखा था, सशस्त्र लिखा हुआ था। यहाँ पे विशेष, जिसे हम बोलते हैं क्या, विशेष स्पेशल सिक्योरिटी को एसएसबी जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो है मतलब उसमें जो है पोस्ट है उप निरीक्षक की। तो इसमें अगर अनारक्षित में कितनी है 25, ईडब्ल्यूएस में क्या है 6, अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या है 16, अनुसूचित जाति में 12, अनुसूचित जनजाति में सिर्फ 1। इनकी बहुत कम पोस्ट दी है, पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा जो है क्यों कर रही है। नेक्स्ट है महिला बटालियन। अब इसमें देखना है कि महिला जो है किस किस में डाल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के रिक्त पदों का विवरण केवल महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए। अनारक्षित में 47, ईडब्ल्यूएस में 10, अन्य पिछड़ा वर्ग में 27, अनुसूचित जाति में 21 और अनुसूचित जनजाति में 1। इसमें केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, इसमें केवल पुरुष ही कर सकते हैं, इसमें केवल पुरुष कर सकते हैं, इनमें दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। जो ये वाली पोस्ट है वो दोनों के लिए, पुरुष और महिला। ओके, चलो हमें आगे भी चलना है, आगे भी कवर करना है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएससी ऑब्लिक उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं उसने बस एक कंप्रोमाइज करके एक ही पॉइंट में दे दी है चीजें। ओके, चलिए ये देख लीजिए थोड़ा सा। डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आवेदन कब से होगा तो 12 अगस्त 2025 से और 12 सितंबर 2025 तक इसके बीच में आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर आपका ओटीआर नहीं है तो फिर इसमें जो है आप नहीं कर पाएंगे, तो सभी लोग करवा लीजिए जो लोग भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे, मतलब मान्य ही नहीं होंगे, आयोग लेगा ही नहीं, तो तुरंत ही आपको करना है जो भी करना है। फिर क्या करा, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम इसमें थोड़ा सा बहुत आप हिसाब से पढ़ना। जो भी वरीयता क्रम किस आधार पे होगा, तो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। ओके, क्या कह रहा है, जो पोस्टें 3-4 हैं तो उसमें से आप पहले पे क्या भरोगे, दूसरे नंबर पे क्या भरोगे, तीसरे नंबर पे क्या भरोगे, उसी के अनुसार आपको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसे ऐसे ही मत बहुत जल्दबाजी में कुछ भी भर दो, ऐसे मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मतलब समझ नहीं है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, उसमें फिर आगे चल के दिक्कत हो सकती है आपको। एक बार आवेदन पत्र में कह रहा है कि अगर वरीयता क्रम भर दिया तो दोबारा उसमें जो है मॉडिफिकेशन का कोई भी चांस आपको नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, मतलब आपको करना ही होगा, तो हिसाब से सोच समझ के आपको करना चाहिए। आवेदन शुल्क देख सकते हो 500 रुपए 400 रुपए। आप कैटेगरी अपनी पहचान लीजिए, पढ़ लीजिए और देख लीजिए। कह रहा राष्ट्रीयता भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल है। आप भारत में सर्विस करेंगे, दरोगा बनेंगे तो आपकी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। ये सब काम की चीज है नहीं, क्योंकि 36 पेज कौन पढ़ेगा। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको डेफिनेटली बताएंगे फ्रेंड। शैक्षिक अर्हता डाउट होगा आपको, भारत में विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे देखना कह रहा भारत में विधि द्वारा स्थापित मतलब वैलिड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसा से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। समकक्ष का मतलब क्या है, मान लो आपका बीए हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो आपका, ठीक है ना, बीकॉम हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएससी आपका हो। इसके अलावा में बीटेक होता है, बीटेक आपका हो,
और भी जो ग्रेजुएशन के समकक्ष हो तो वो सभी मान्य होंगे, ठीक है ना। फिर आगे, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड एंड पॉइंटेड, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है आवेदन करते समय मतलब आपको जो ग्रेजुएशन उसने बताया है कि ये भाई आपको जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप आईपीआरिंग में है, आपका फाइनल ईयर चल रहा है, कह रहा है नहीं रिजल्ट भी उसका आ गया हो, आपके पास मार्कशीट भी हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अंक तालिका, प्रमाण पत्र और कह रहा है उपलब्ध होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और देखो उसने दिया है अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है परीक्षा में सम्मिलित होते अथवा सम्मिलित होने वाले आईपीआरिंग कह रहा है अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एस्पायरेंट्स, ओके। कह रहा है आईपीआरिंग नहीं भाई, आपका कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन, और वो भी कंप्लीट। जैसे एक तो लोग सोचने लगते हैं मेरा पेपर हो गया तो कंप्लीट हो गया, नहीं, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ओके, ठीक है। आगे, अधिमानी अर्हताएं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं होगा अधिमानी अर्हताएं क्या है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए पढ़ते हैं भाई, अधिमानी अर्हताएं क्या होती है। अधिमानी अर्हता में के कोई अंक नहीं होंगे, कह रहा नॉर्मली तो उसके अतिरिक्त आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर मैं क्यों कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के कह रहा बराबर अंक आते हैं, जैसे प्री में उसके भी आगे मान लिया उसके भी आगे प्री में भाई 322 और 4-5 स्टूडेंट हैं जिनके 322 ही आए हैं, तो इनमें से कितने को लिया जाएगा, है ना, कैसे लिया जाएगा। तो उसके लिए कह रहा है कि अगर उसकी अधिमानी अर्हता है तो उसको इतने 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाए। अब ये क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा नीचे पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए कह रहा है कि ये जो संस्था होती है, अगर इसके द्वारा जारी आपके पास कोई ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए, प्रमाण पत्र उसका जो है अपलोड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको वहां पे वरीयता दी जाएगी, आपको पहले लिया जाएगा। बहुत बार होता है बराबर अंक मिल जाते हैं स्टूडेंट को, भाई लाखों स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे होंगे जिन्हें बराबर अंक दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रादेशिक, यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा प्राप्त करने का भी प्रमाण पत्र है या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तब भी आपके लिए फायदा हो सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं आपके पास तीनों है, कह रहा नहीं, एक का ही लाभ मिलेगा। तीनों अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप तीनों अपलोड कर लीजिए, लेकिन आपको लाभ जो सिर्फ एक का ही मिलेगा, ओके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, नॉर्मली लोगों ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं। अगर वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर करना एक बार भाई, आपके जो भी दोस्त हो जो इसकी तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, महिलाओं के लिए क्या है, कह रहा अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष पूरा कर लिया हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 21 से 28 के बीच में उसकी आयु हो, और जन्म 2/7/2097 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्राइटेरिया है। अब आगे क्या कह रहा है, मतलब इस पोस्ट के लिए क्या कह रहा है, 1/7/2025 सेम है, 27 से 28 सेम है, ये सारी चीजें सेम है। परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू और सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट होंगी। कह रहा है इसमें आरक्षण भी लागू होगा, ठीक है ना, क्या कह रहा है, आरक्षण भी लागू होगा। अब यहाँ पे आरक्षण देखो भाई, यहाँ पे एज देखिए, सामान्य श्रेणी में 3 वर्ष, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ये पोस्ट है, इसमें पुरुष महिला इतने से इतने तक होना चाहिए और उसके लिए इतने से इतने तक होना चाहिए, आप जो इसको देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति जो एससी होगी, तो उसे कह रहा है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, इस पोस्ट के लिए 5 वर्ष और 3 वर्ष। फिर वो दी हुई है, एज की क्राइटेरिया दी है, आप देख सकते हैं वहां पे। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, ये क्राइटेरिया आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की छूट जो है 5 वर्ष की दी जाएगी, ओके, सही है ना, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखो भाई, वैवाहिक आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, अगर सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगी जिसकी 1 से अधिक पति हो, जिसके मतलब लेडी है तो उसके पति होंगे, 1 से अधिक है या पत्नियां जीवित हो, या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति या पत्नी जीवित हो, मतलब 2 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना। सब कुछ देखेंगे भाई, दिक्कत किसी बात की नहीं लेनी है। आ जाइए, लिखित परीक्षा का जो आपका सिलेबस होता है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसको समझ लेते हैं। 400 अंकों का जो है पेपर होगा आपका प्री वाला, सेक्शन 4 में डिवाइड होगा, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, और तीसरा होगा जिसे हम संख्यात्मक मानसिक योग्यता मतलब मैथ, और फिर रीजनिंग। 40-40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। तो समझ सकते हो आप, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे, तो 160 होंगे, और कितने के, तो आपके 400 अंक के होंगे, ओके।
यहाँ पे देखो थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के नियम 10.2 के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय प्रत्येक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आप प्री एग्जाम क्वालिफाई तभी कर पाएंगे चाहे एक विषय में आपने सारे नंबर प्राप्त कर लिए हो, लेकिन कह रहा है कि भाई सभी विषय में इसके बावजूद भी आपको एवरी सेक्शन में आपको कम से कम न्यूनतम मिनिमम 35% अंक प्राप्त ही करना होगा। कुल मिला के 50% अंक आपको जो है प्राप्त करने होंगे। अगर 50% या इससे कम प्राप्त करते हैं तो फिर आप जो है मेंस के लिए फिजिकल के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, इवन आपके नंबर कितने भी अच्छे आ जाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से ली जाएगी। डाउट रहता है ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, तो बिल्कुल ऑफलाइन होगी। ठीक है, यहाँ का भी क्लियर है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 160 क्वेश्चन होंगे। ओके, 160 क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथावत बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब अभी एग्जाम की कोई भी डेट जो है वो क्लियर नहीं है। नियमावली 2020 के नियम 15 खा की टिप्पणी 2 के अनुसार ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन। डाउट रहता है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कह रहा होगा नॉर्मलाइजेशन। कुल मिला के क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भाई यहाँ पे लागू होगा। आप लोग देख सकते हैं, बाकी पढ़ लेना। ओके, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें। यहाँ पे समझ लीजिए, मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें आपको लग रहा है कि भाई 2 ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं, तो कह रहा उनमें से जो सबसे अच्छा हो आप उसी को सिलेक्ट करें। ठीक है ना, उसी को सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे, क्योंकि भैया अगर हिंदी वाला जो इंग्लिश में दे देंगे है ना, बल्कि हिंदी की जानकारी ही होना चाहिए उसे। तो कह रहा हिंदी वाला सिर्फ हिंदी में होगा और जो है दोनों बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषा होंगे। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। मतलब जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में जो आंसर की रिलीज की जाएगी। ओके, यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो, कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई जो प्रश्न पूछा गया है तो उसमें तो उसका सही विकल्प आंसर में दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण गलत पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या है, केस का नाम लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में जो वो दिया जाएगा, मार्क दिया जाएगा, तो वो इस जो है फॉर्मूले पे आधारित दिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक दिए जाएंगे। कह रहा है अगर चारों गलत है तब तो ठीक है, वो क्वेश्चन ही निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कह रहा है 2 सही है तो कह रहा है ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। कह रहा है 2 अगर ऑप्शन सही है और दोनों में से आपने कोई भी एक कर दिया है तो आपको अंक मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा है किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस दशा में कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है, एक बार फिर समझा देते हैं, शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, मैंने कोई भी एक क्वेश्चन लिखा और कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पेपर बन गया, इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही है, कोई 2 सही है, एक ये सही है एक ये सही है, आपने ये चुना तब भी आपको नंबर मिलेगा, ये चुना तब भी आपको नंबर मिलेगा, इनमें से कोई एक चुना तो नंबर मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो जैसे आप OMR भर रहे हो, क्वेश्चन नंबर एक ही है, आपने 2 गोले काले कर दिए, 4 होते हैं ना, अगर 2 काले कर दिए, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, तो कह रहा ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया होगा भाई। आप डेफिनेटली बताना कमेंट में, ऐसे क्या कोई समझाएगा, डेफिनेटली कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो ऐसे नहीं समझाएगा वो। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करें भाई, अधिक से अधिक शेयर करें। शारीरिक मान्यता परीक्षण, ये क्या है, कह रहा सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है हाइट 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कह रहा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये कम है 160 सेंटीमीटर की। सीना कह रहा है बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 का होना चाहिए, फुलाने पे 82 का होना चाहिए। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर मतलब बिना फुलाए और फुलाए हुए, इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेडीज के लिए देखिए भाई, न्यूनतम हाइट जो अनुसूचित जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, न्यूनतम 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एसटी है तो उसकी 147 सेंटीमीटर की। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, मतलब वजन भी उनका, वेट भी 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। पुरुष में कंडीशन अप्लाई नहीं है। ओके, पुरुष में कंडीशन अप्लाई नहीं है। रनिंग कह रहा है कि लड़के किसी भी कैटेगरी से आते हो उन्हें 28 मिनट में 4.8 किमी दौड़ना ही होगा। ठीक है, महिलाओं को यही जो है इसका आधा 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में जो है रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। राइट है, ठीक है। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची यह कैसे निर्धारित होगी, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति को देखते हुए बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के श्रेष्ठत्व के क्रम में
अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट आती है उस पर कोई विचार नहीं होगा। ये सूची जो है तैयार नहीं की जाएगी। यदि 2 से 2 अधिक समान अंक प्राप्त होते हैं, देख लीजिए भाई, 2 अगर लोग हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उन्हें समान अंक मिलते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय प्रक्रिया के अनुसार होगा। अधिमानी अर्हता बता चुका हूं ऊपर। अगर वो चीज है तो जरूर आप लोग अपलोड करें, आपको फायदा होगा। ठीक है ना, फायदा होगा। ओके, चलो वो चीज तो मैं बता ही चुका हूं ना। ठीक है, ये चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, वही उसने बताया, ये भी उसने दोबारा बताया है, तो पढ़ने की जरूरत है। और सब ऐसा नहीं है, ये सब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज बिलीव करना है। प्लस कह रहा है कि जो प्रमाण पत्र होते हैं वो कब से कब तक होने चाहिए, तो ये आप लोग देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज, और सामने जो इधर देख लेना आपको। ओके, क्योंकि हमें लास्ट पेज तक चलना है तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। वीडियो भी ना पढ़ाऊं तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। आगे देख लेते हैं भाई। ओके, ये देख लीजिए, ओटीआर कह रहा है कि करना अनिवार्य है। ओटीआर के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। प्रथम बार पंजीकरण है तो अभ्यर्थी के पास विवरण होना चाहिए। आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी जरूर आपके नाम की होनी चाहिए, आपके नंबर की होनी चाहिए। आपके पास कोई फोन नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो और डिजी लॉकर का भी होना चाहिए सत्यापन, ये भी कह रहा है। ठीक, आगे देखते हैं भाई। आगे भी सिलेबस बचा हुआ है तो ये मत समझना खाली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो भाई, तो ये चीज हम पढ़ चुके थे ना, तो इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस इसको कवर कर लेते हैं। पॉइंट सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी तथा और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी जैसे हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विज्ञानार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, तालोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, अपठित का मतलब आपको पैसे दिया जाएगा और उस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और 5वां, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। विविध जब कह देता है ना तो भाई कितना भी पढ़ दो, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा जो आपसे ना हो। ठीक है ना, तो समझ में आया। ठीक है, ओके। मूल संविधान देखते हैं भाई, मूल संविधान एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है, मूल संविधान देखते हैं। मूल विधि या संविधान का सामान्य ज्ञान, तो इसमें क्या क्या आएगा, कह रहा भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल भाई 2023 में ऐड की गई है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNNS, ये तो 3 ही कानून लागू है ना, तो उसको देखना पड़ेगा। प्लस कह रहा है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति संरक्षण के संबंधी विधिक प्रावधान जैसे पॉक्सो एक्ट वगैरह, तो उसको देखना पड़ेगा। यातायात के जो नियम होते हैं ना, चालान वगैरह है, सारे लाइसेंसिंग प्रणाली है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वगैरह है, मानवाधिकार संरक्षण है, सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फिर इनकम टैक्स वाला जो होता है अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है क्योंकि आप एसआई बनेंगे, है ना, अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, आईटी अधिनियम है, साइबर अपराध है, जनहित याचिका है, PIL है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई सभी एग्जाम के लिए। जो महत्वपूर्ण निर्णय है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह के, भूमि सुधार जो नियम वगैरह है, भूमि अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान है। ओके, तो इतना आपको मूल विधि पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद संविधान का उद्देश्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक DPSP है, मूल कर्तव्य है, संसदीय व्यवस्था है, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन उसके अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, स्थानीय शासन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां हैं, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। ओके, फिर और है सामान्य विज्ञान जो नॉर्मली आपकी साइंस होती है, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास है। इसके अलावा भी देख लीजिए भाई कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है जो मतलब आंदोलन वाला है पीरियड, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, FDI है, FDI जो इकोनॉमिक्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय है, मतलब करंट अफेयर इसी को बोलते हैं भाई। ठीक है ना, इसी को करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, मतलब यूपी स्पेशल कह रहा है, विशिष्ट जानकारी आपको होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब कंप्यूटर की भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको होना चाहिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी इसमें जो इंक्लूड है। ओके, अब 2 पोर्शन और बचे। मैथ क्या क्या आएगा भाई, मैथ में देखिए भाई, मैथ का नंबर सिस्टम, बिल्कुल थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम LCM बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। फिर उसके बाद में क्या है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स है, जो ऐसे करके देता है, ऐसे करके देता है, तो वो वाला है। फिर उसके बाद में कह रहा है मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के बाद में आपका अर्थमेटिक ये क्या लिखा है, कंप्यूटेशंस है,
एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये और लास्ट में मिसलेनियस इसलिए जोड़ दिया, तो और भी कई तरीके के क्वेश्चन आपको नए नए देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप है, इंटरप्रिटेशन है, काफी खतरनाक होती है इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद में परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट है, उसके बाद में लेटर एंड नंबर सीरीज है, ठीक है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी है, उसके बाद में कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, उसके बाद में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट है, उसके बाद में डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी मैथ है। अब लास्ट में बचा हुआ है रीजनिंग, रीजनिंग में देखते हैं रिलेशन एंड एनालॉजी। रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट है, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डेसिमल्स है, सीरीज कंप्लीशन, सीरीज कंप्लीशन है, मतलब सीरीज को पूरा करना, कोडिंग डिकोडिंग है, इसका टेस्ट है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, वेन डायग्राम है, चार्ट टाइप टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये तो पढ़ चुका ना। उसके बाद में क्या बचा, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट है एंड अरेंज इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में आपको शिफ्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज है, समानता, कहता कौन सा समान है कौन सा असमान है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस जजमेंट्स है, डिसीजन मतलब फैक्ट देगा, ऐसे ऐसे करके बोलेगा कौन सा तर्क जो है मजबूत है और कौन सा तर्क जो है नहीं लगाया जा सकता, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, कॉन्सेप्ट्स है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो है अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, उसके बाद में एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने लास्ट में जो है आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है और कोई अन्य ऐसी जानकारी है नहीं जो आपको हम दे सके। तो बिल्कुल मतलब इससे तो बाहर भी इंफॉर्मेशन होगी नहीं, और वो भी मैंने जो है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन दी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल जो है आप कमेंट करें और आपके कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है, मेरे ख्याल से ऐसी वीडियो किसी ने बनाई नहीं होगी इतनी इंफॉर्मेशन के साथ में, ऑथेंटिकेशन के साथ में, तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें, हमारी वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड फ्यूचर।